नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार एमएलसी चुनाव, स्टिंग में दावा 1 वोट के बदले 60,000 रुपए, सर्टिफिकेट गिरवी रख वोटर को एडवांस दिया पैसा। अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा, बीजेपी जहां चुनाव हारती वहां सीबीआई का इस्तेमाल करती। 32 किसान संगठनों का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे किसी का समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। बिहार एमएलसी चुनाव, स्टिंग में दावा 1 वोट के बदले 60,000 रुपए, सर्टिफिकेट गिरवी रख वोटर को एडवांस दिया पैसा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एमएलसी चुनाव के दौरान नोट फॉर वोट के खेल का पता चला है। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 24 एनएलसी का चुनाव होना है। इस चुनाव में भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वोट का सौदा 60,000 रुपए में किया जा रहा है। प्रत्याशी गांव-गांव दौड़ भाग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोट के बदले एडवांस में ही रकम दी जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट गिरवी रखे जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड सदस्यों ने प्रत्याशियों से पैसे लिए हैं और अनुबंध के मुताबिक अब वे उन्हें ही वोट करेंगे। प्रत्याशी पंचायत प्रतिनिधियों को पैसा देकर उनका सर्टिफिकेट रख लेते हैं। एक प्रतिनिधि ने बताया कि 70% सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं और अब केवल 30% बचे हैं। अखबार के रिपोर्टरों ने जब औरंगाबाद में स्टिंग किया तो एक प्रतिनिधि ने कहा कि जो ज्यादा रकम देगा सर्टिफिकेट उसी को दिया जाएगा। हालांकि जो लोग सर्टिफिकेट दे चुके हैं अब वे और तोल मोल नहीं कर सकते। पत्रकार वार्ड सदस्य के पास उम्मीदवार बनकर पहुंचे थे। इस दौरान सदस्य ने सारी बात कबूल की। रिपोर्टर के प्रश्न पर सदस्य ने कहा कि माल मिल चुका है। 60 से 90 हजार के बीच बात हुई थी। बता दें कि इस चुनाव में एमएलसी के अलावा सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि वोटर होते हैं। हालांकि सरपंच और पंच इसमें नहीं शामिल होते हैं। वार्ड सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं। अगर बिहार के एक जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ 2800 वार्ड सदस्य हैं, जबकि 204 पंचायतें हैं। इसीलिए वार्ड सदस्य का वोट अहम हो जाता है। जानकारों का कहना है कि अब इस चुनाव में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा, बीजेपी जहां चुनाव हारती वहां सीबीआई का इस्तेमाल करती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता जैनेंद्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी में मनोज यादव के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। दूसरे दिन भी सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे को पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बदले की कार्रवाई बताया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से उनका फोन कॉल्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। एसपी कार्यालय का फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है। योगी सरकार नहीं बचेगी, योगी सरकार अनुपयोगी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आखिरकार सरकार क्यों उन्हें बचा रही है? बीजेपी भी कांग्रेस को रास्ते पर चल रही है। 32 किसान संगठनों का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे किसी का समर्थन। जी हां दोस्तों, पंजाब के 32 किसान संगठनों ने शनिवार को कहा कि वे राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे या चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दूसरी ओर आज ही भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक संगठन बनाया। ये किसान संगठन केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल थे। लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूर मुल्लानपुर दाखा में एक संयुक्त बैठक में चुनाव में किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करने या चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला लिया गया। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाने और पंजाब चुनाव लड़ने के भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौनी के फैसले को व्यक्तिगत फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने किसानों के सभी प्रकार के कर्जों को माफ करने और कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई शुरुआत नहीं की है। किसान संगठन इन दोनों मांगों से कम स्वीकार नहीं करेंगे। बैठक में पारित प्रस्ताव में मांग की गई कि कृषि क्षेत्र को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने शनिवार को संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया और कहा कि यह अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य में अफीम की खेती किए जाने की वकालत की। चड़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, जो 40 किसान संघों का संगठन है। एसकेएम ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया।
चड़ूनी ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम संयुक्त संघर्ष पार्टी बना रहे हैं। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का असर, बढ़ गई सर्दी, जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सर्द हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कई राज्य शीतलहर की चपेट में भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 सप्ताह में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तक शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे राजस्थान और हरियाणा में भी ठंड का कहर जारी है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के कई जिले शीतलहर की चपेट है, जहां रात का पारा लगातार दूसरी रात जमाव बिंदु 0 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। बीती शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात भी राज्य के सीकर, चूरू, करौली व चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रविवार की दरमियानी रात सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 0 डिग्री से नीचे 4.7 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के साथ हो सकती है नए साल की शुरुआत, फरवरी में पीक पर होंगे केस, कोविड पैनल। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के फिलहाल रोजाना 8,000 से कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,081 नए मामले आए हैं, जबकि 264 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 7,469 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कोविड सुपरमॉडल कमेटी ने आकलन किया है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका पीक फरवरी महीने में होगा। इस कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बड़ी इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में रोजाना ज्यादा केस आएंगे। कोविड सुपरमॉडल पैनल ने और क्या कहा, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, दूसरी लहर के मुकाबले हल्की तीसरी लहर, बड़ी इम्यूनिटी की वजह से हल्की होगी तीसरी लहर, दूसरी लहर से केस आने की संभावना कम। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में बाहुबली राजा भैया की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने शुरू की जांच। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कुंडा क्षेत्र के सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुसीबत बढ़ सकती है। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। अब सीओ की पत्नी परवीन की अपील पर सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा खारिज किए जाने के बाद फिर से सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, जिससे आने वाले वक्त में राजा भैया को एक बार सीबीआई जांच का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि कुंडा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे सिंह यादव की उस समय हत्या कर दी गई, जब वो विवादित जमीन के सामने बनी एक फूस की झोपड़ी में मजदूरों से बात कर रहे थे। हत्यारे 2 बाइक पर सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक हथियार लेकर बलीपुर गाँव में उनके घर जुटने लगे। रात 8:15 बजे ग्रामीणों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। इसी समय सीओ जियाउल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान के घर की तरफ बढ़े, लेकिन ग्रामीणों द्वारा की जा रही फायरिंग से डरकर सीओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और एसएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह खेत में छिप गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को बैठक के लिए बुलाना गलत, पीएम भी नहीं बुला सकते, पूर्व सीईसी ने पूछा। क्या सरकार न्यायिक सुधार पर बैठक में सीजेआई को बुला लेगी? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक को पूर्व सीईसीएस ने भी गलत बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर कम से कम 5 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बैठक और आदेश से चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 अन्य सहयोगियों को पीएमओ की तरफ से बैठक के लिए बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया था कि सीईसी सुशील चंद्र इस तरह बुलाए जाने से खुश नहीं थे। इसके बाद 16 नवंबर को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसके बाद सुशील चंद्रा और 2 अन्य सहयोगी भी पीके मिश्रा के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि चुनावी सुधारों को लेकर कुछ आवश्यक चर्चा करनी है, इसलिए बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शामिल होना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पत्र की भाषा पर भी ऐतराज जताया था और कहा था कि यह किसी समन की तरह लगती है। सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और सीईसी के साथ बैठक को गलत बताते हुए पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी ने कहा, यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है।
क्या अगर न्यायिक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो प्रधानमंत्री सीधे सीजेआई को ही बैठक में बुला लेंगे। प्रधानमंत्री भी इस तरह से सीईसी को किसी बैठक में नहीं बुला सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बता दें कि कुरैशी जुलाई 2010 से जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे। उन्होंने कहा, इस तरह की बैठक से संदेह पैदा होता है। हमारे अधिकारी सारी बातें जानते हैं, वही सारे चुनावी सुधारों को लागू करते हैं। इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसलिए बैठक में अधिकारियों को बुलाना चाहिए, न कि सीधे सीईसी को बुलावा भेज देना चाहिए। फरवरी 2004 से जून 2005 तक सीईसी के पद पर रहे टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा, हम सब यही कहते हैं कि संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीईसी को सरकार के साथ ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर चर्चा की जरूरत पड़े तो सरकार को अपनी बातें लिखित में चुनाव आयोग को भेजनी चाहिए और लिखित में चुनाव आयुक्त जवाब भी दे सकते हैं।